हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एके राज और आप देख रहे हैं मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल, है ना। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है फिर से वीडियो बनाना। ठीक है, वीडियो बीच बीच में रुक गया था, पता नहीं क्यों। इसका आंसर मेरे पास नहीं है, बट जो दिक्कतें आ रही थी अब शायद ऐसा नहीं आना चाहिए। मैं लगातार अब वीडियो बनाऊंगा। अभी 11th का मैं वीडियो दे रहा था, अगर आप उस सेटिस्फाइड हैं तो जरूर है कि आप उसको शेयर करेंगे। और 12th का जो अभी मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन वीडियो अब लगातार बनाता जाऊंगा। जो हम लोग का पहला वीडियो है और वो है हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक इफेक्ट में ऑफलाइन में पढ़ा रहा, तो उसी को मैंने स्टार्ट किया है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। ठीक है ना, आइए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात करते हैं। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है क्या? ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डेफिनेशन को मैंने पहले से लिख के रखा है, ज्यादा लंबा वीडियो ना बने इसलिए, बेसिकली इस बात के लिए। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो यूनिट का नाम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। दो चैप्टर बना के इसको पढ़ेंगे, एक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एक होगा क्या, एसी। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। देखिए, आप एक छोटा सा एनिमेशन देख रहे होंगे। कह रहा है कि जब कॉइल और मैग्नेट के बीच जब रिलेटिव मोशन होता है ना, तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, बन जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, अगर कॉइल तथा मैग्नेट के बीच आपेक्षिक गति होने के कारण कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है ना, द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट in a coil due to the relative motion between coil and magnet is called electromagnetic induction। ठीक है, कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होने के कारण जो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट है। फैराडे और हेनरीज एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग क्या लेते हैं, तो कह रहा है कि फैराडेज एक्सपेरिमेंट के लिए गैल्वेनोमीटर लगा हुआ कॉइल तथा मैग्नेट लिया जाता है। ठीक है, वो जैसा कि हम लोग वहां देख रहे हैं, है ना। आप क्या करेंगे, कॉइल लेंगे, जैसे मैं मैनुअली भी एक फिगर बना के दिखाऊं आपको। आप क्या करेंगे, कॉइल लेंगे। सपोज करिए कॉइल है, ठीक है। ये देखिए, ये कॉइल है। मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने लगा दिया है। और यहाँ पर हम लोग एक मैग्नेट ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक मैग्नेट ले रहे हैं। सपोज करिए नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल जो है, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो कॉइल की ओर जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब कॉइल की ओर जाएगा तो जब मैग्नेट है तो मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। तो जैसे जैसे क्लोज जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ये दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, घटता जाएगा। तो फ्लक्स में चेंज जाएगा, है ना। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप कर जाएगा। ठीक है क्या, उसी पर एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट में कह रहा है कि जब कॉइल और मैग्नेट के बीच आपेक्षिक गति नहीं होता है, रिलेटिव मोशन नहीं होता है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। जब दोनों रुका हुआ है तो उसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा है ना। लेकिन दूसरा कहता है कि जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की ओर गतिशील होता है, नॉर्थ पोल कॉइल की ओर गतिशील होता है, तो गैल्वेनोमीटर में किसी एक दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, विक्षेप। विक्षेप मतलब डिफ्लेक्शन, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है क्या, फिर कहता है क्या कि जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल का यहाँ का होना चाहिए, कॉट का, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में हो जाता है। नॉर्थ पोल, POLE पोल, ठीक है, कॉइल से, ये थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं मैं, कॉइल से दूर जाता है तो गैल्वेनोमीटर में दूसरी दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है ना। तो कह रहे कि अतः स्पष्ट है कि कॉइल तथा मैग्नेट के बीच आपेक्षिक गति होने के कारण कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि जब तक कॉइल तथा मैग्नेट के बीच आपेक्षिक गति होता रहता है, कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ बना रहता है ना। मतलब जब तक कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होता रहेगा तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ बना रहेगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड फैराडेज और हेनरीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखिए वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या। तो the number of magnetic lines of force passing normally through a surface area is called magnetic flux।
किसी तल के लंबवत गुजरने वाले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, या द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। किसका डॉट प्रोडक्ट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। एक बार यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को फिर से लिख रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, फाई से डिनोट करेंगे, है ना। तो सपोज करिए कि ये कोई एरिया है, ठीक है, और इससे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है, ठीक है। तो आप तो हम लोग डेफिनेशन में बात कर चुके हैं कि किसी तल के लंबवत गुजरने वाले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज कर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, तो ये जो एरिया वेक्टर है ना, ये इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन को अगर गौर से देखेंगे तो डेफिनेशन कहता है क्या कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। दैट इज, अगर हम लोग ऐसा कह दें, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ स्मॉल एरिया डीए एरिया से कितना फ्लक्स होगा, तो छोटा एरिया तो छोटा फ्लक्स, यानी डी फाई इक्वल्स टू हो जाएगा बी डॉट डी ए, या आप इसको कह सकते हैं बी डी ए कॉस थीटा, है ना, बी डी ए कॉस थीटा कह सकते हैं। और अगर हम लोग टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करें, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with whole area, पूरे एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, है ना, या इंटीग्रेशन कह देंगे बी डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है क्या। ये हो गया हम लोग का डी फाई का, तो फाई हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए कह दीजिए, ठीक है, बी डॉट डी ए, और या कह दीजिए इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा। इसको इसी फॉर्म में रखना पड़ेगा, और इसके स्पेशल केस में हम लोग बात कर सकते हैं कि आखिर इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है। स्पेशल केस क्या है, तो उस पर जरा हम चर्चा कर लें। जैसे नंबर वन में इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, 1, ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। देयरफॉर फाई इक्वल्स हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी ए, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसा कर दें कि इफ बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर बी क्या है, कांस्टेंट है, तो बी कांस्टेंट है तो बी को बाहर ले जाइए, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी ए का, तो फाई इक्वल्स हो जाएगा बी ए, है ना। ये मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, है ना, तभी फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें, है ना, नंबर 2 कहता है कि इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो कॉस 180 का वैल्यू क्या होगा, -1, देयरफॉर फाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन माइनस बी ए, ठीक है। और इफ बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर बी मान लीजिए कि कांस्टेंट है, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी तो बाहर जाएगा, सॉरी यहाँ डी ए कर देते हैं, डी ए का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो फाई इक्वल्स हो जाएगा माइनस बी ए, ठीक है ना। यानी थीटा जब 180 होगा तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, थीटा जब 0 है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नंबर 3 में कहते हैं इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, cos 90 का वैल्यू क्या होगा, 0, cos 90 का वैल्यू 0, देयरफॉर जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या होगा, 0, है ना। बात समझ रहे हैं आप, जरूर है कि समझ रहे होंगे। तो ये था हम लोग स्पेशल केसेस में कि कब कब फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। बाकी और भी एंगल पर अलग अलग होगा, ठीक है। अब देखिए यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बात करें, किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करें ना, एस आई यूनिट क्या होगा,
अगर हम लोग एस आई यूनिट पर, यूनिट और डायमेंशन कभी याद नहीं करना चाहिए, जो अपने आप याद हो जाएगा, आप बनाएंगे लगातार बनाएंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन डायमेंशन निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा इसमें, जैसे सपोज करिए कि हम लोग बात कर रहे हैं एस आई यूनिट का, तो बी के लिए तो हम लोग जानते हैं टेस्ला, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं वेबर, टेस्ला मीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे, वेबर, डब्ल्यू बी से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। और अगर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में, किसका, फाई का ना, नहीं याद है, क्या करें, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो फाई इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, बी ए, बी का डायमेंशन नहीं मालूम, बी को तोड़ दीजिए तो एफ बाय एम नॉट, ठीक है, इंटू क्या ए, एफ का डायमेंशन नहीं मालूम, पढ़ाई छोड़ दीजिए तब क्या कहेंगे तब, अगर आपको फोर्स का भी डायमेंशन नहीं मालूम रहेगा तब कैसे काम चलेगा। फोर्स का डायमेंशन याद रखिए आप, एम एल टी माइनस टू, एरिया के लिए एल स्क्वायर, और ये जो एम नॉट है ना, ये पोल स्ट्रेंथ है, और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर, तो एम्पियर के लिए, मीटर के लिए क्या, एल एल कैंसिल हो गया, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, है ना, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अच्छा, फ्लक्स, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्केलर ही है। स्केलर क्यों है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोग कहेंगे इसको स्केलर क्वांटिटी, है ना।